हेलो बच्चों, वेलकम टू जेड एकेडमी। बेटा आज हम लोग क्लास 11th के लिए पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और आज हम लोग इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर सकते हैं बेटा। सॉरी, आज हम लोग इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि एक्सपेक्टेड है कि एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा शुरू करते हैं इसी के साथ, क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। और याद रखिए बेटा, हमारे जो बैचेस हैं रेगुलर के वो स्टार्ट होने वाले हैं टुमारो, कल से। ठीक है, तो आप लोग चाहे तो हमारा ऑफलाइन सेंटर विजिट कर सकते हैं, या फिर बेटा आप लोग जो गिवन नंबर होगा हमारे पेज पे, या मैं भी आपको लास्ट में दिखाऊंगा, उस पर आप लोग कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बेटा, तो क्वेश्चन जो है वो शुरू करते हैं। यहाँ हम लोग अपना क्वेश्चन कह रहा है, बहुत बेसिक से मैं शुरू करूंगा और एडवांस तक लेके जाऊंगा, इसमें थोड़ा सा सब्र रखिएगा आप लोग। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज, बोल रहे इसमें से कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है। देखिए एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी बहुत सारे बच्चे चीजों को मिस कर देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट अ फिजिकल चेंज, और एग्जाम की घबराहट में आप लोग क्या करते हो, इस नॉट को मिस कर देते हो। तो ऐसा आपको करना नहीं है। तो इसमें से कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है, तो कह रहे हैं मेल्टिंग ऑफ सॉलिड्स टू लिक्विड्स। देखिए मेल्टिंग ऑफ सॉलिड्स टू लिक्विड्स हर बच्चे को पता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि ये जो है फिजिकल चेंज है। हमें क्या पहचानना है, कौन सा नहीं है। दूसरा है वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन लिक्विड से गैस का बनना, बोला ये भी फिजिकल चेंज है, नॉट अ फिजिकल चेंज हमको पहचानना है। ठीक है, लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस टू लिक्विड। देखिए जब भी किसी गैस को आप लिक्विड बनाते हो उसको लिक्विफाइकेशन नहीं कहते, उसको लिक्विफैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका फिजिकल चेंज है। अब किसी मैटर का, मान लीजिए एप्पल है आपके पास, ठीक है, कोई आपके पास जो बर्गर है, कोई सैंडविच है, वो अगर डिकम्पोज हो जाए, डीके हो जाए, तो क्या वो वापस रिवर्स हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, कि जो डीके ऑफ मैटर है ये आपका फिजिकल चेंज नहीं है। ठीक है, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन आपको बस इन बारीक बारीक बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि ये मैंने आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, तो चलिए बेटा इसी के साथ हम लोग जो है आगे बढ़ जाते हैं, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। और यहाँ पे मैंने सारे के सारे आपके आंसर भी मार्क किए हुए हैं। ठीक है, इसका आंसर है 4 वाला। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप ये पीपीटी जो है, ये जो पीडीएफ मेरे पास है, ये फाइल आप लोग कैसे अपने पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ले सकते हैं, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज। ठीक है, इसमें कौन सा केमिकल चेंज नहीं है, देखिए पहचानिए। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस का मेल्ट होना, जाहिर सी बात है ये केमिकल चेंज नहीं है, ये फिजिकल चेंज है। ठीक है, कार्बन साइकिल, कार्बन साइकिल का मतलब ये कि जो आपको पढ़ाया जाता है कि पूरा कार्बन जो है इस तरीके से पूरा जो नेचर में घूमता है कार्बन। ठीक है, कि पहले जो है वो प्लांट का पार्ट होता है, उसके बाद वो फिर डिकम्पोज होता है प्लांट, फिर वो मिट्टी में जाता है, उसके बाद फिर वो आगे कार्बन डाइऑक्साइड बन के फिर एयर में जाता है, फिर वापस आता है। तो कार्बन साइकिल, मतलब कार्बन साइकिल में कोई ऐसी खास आपको बात लग नहीं रही है। आगे देखिए, मतलब डिहाइड्रेशन ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस से वाटर का निकलना, या फिर फर्मेंटेशन ऑफ फर्मेंटेशन ऑफ सब्सटेंस। देखिए फर्मेंटेशन ऑफ शुगर बड़ा मशहूर है, कि शुगर से, जब आप शुगर से बेटा कन्वर्ट करते हो शुगर को अल्कोहल में, शुगर को जब अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा फर्मेंटेशन। ठीक है, तो फर्मेंटेशन ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, अब जिसके अंदर भी शुगर होगा, आप चाहे तो ग्रेप्स को फर्मेंट कर लीजिए, आप चाहे तो आलू को फर्मेंट कर लीजिए, आप चाहे तो चावल को फर्मेंट कर लीजिए। ठीक है, तो ये देखिएगा ध्यान से कि नॉट अ केमिकल चेंज, इसमें से कौन सा केमिकल चेंज नहीं है। तो ये सारा का सारा क्या हुआ सर, ये पूरा डिकम्पोज हुआ, प्लांट डिकम्पोज हुआ, हाँ, उसके अंदर जमीन के अंदर क्या चला गया, कार्बन डाइऑक्साइड चला गया। ठीक है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चला गया, एटमॉस्फेयर में, फिर वापस आ गया। तो अलग अलग जगह पे आपका कार्बन जो है मूव कर रहा है अलग अलग फॉर्म में, कभी कार्बन डाइऑक्साइड है, कभी कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है, कभी वो ग्लूकोज का पार्ट है कार्बन C6H12O6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं आप कि कार्बन अलग अलग चीजों के साथ बन रहा है, मतलब यहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है भाई साहब। ठीक है, तो इसमें भी केमिकल कह रहे हैं नहीं हो रहा है, इसमें भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इसमें भी केमिकल रिएक्शन, सॉरी, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, और इसमें भी हो रहा है। मेल्टिंग ऑफ आइस में नहीं हो रहा है, तो आपका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा बच्चे, आपका आंसर हो जाएगा ए। बहुत आसान है कि इसमें से कौन सा केमिकल रिएक्शन नहीं है। इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग, मेल्टिंग ऑफ आइस। ठीक है, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे सारी बच्चे बात। अगला क्वेश्चन आपको आसान लग रहा है बट ट्राई करते रहिए। फिजिकल चेंजेस आर जनरली, जो फिजिकल चेंज होते हैं वो क्या होते हैं आमतौर पर, क्या वो परमानेंट होते हैं, या वो टेम्परेरी होते हैं, या वो इरिवर्सिबल होते हैं, या वो एंडोथर्मिक होते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। एंडोथर्मिक क्या होते हैं सर, एंडोथर्मिक वो होते हैं जिनके अंदर जो हीट है बेटा, जिनके अंदर जिन रिएक्शंस के अंदर हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है, जिनके अंदर से हीट क्या होती है बेटा, एब्जॉर्ब होती है, उनको बोलते हैं एंडोथर्मिक। इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, इरिवर्सिबल का मतलब है जो रिवर्स ना हो सके, मतलब एक तरह का परमानेंट रिएक्शन, परमानेंट रिएक्शन, परमानेंट रिएक्शन। ठीक है, परमानेंट क्या होता है, परमानेंट रिएक्शन भी एक तरह का परमानेंट रिएक्शन ही होता है बेटा। ठीक है,
तो ये टेम्परेरी क्या होता है, फॉर टाइम बी, थोड़े टाइम के लिए हुआ फिर वापस गैस सॉरी लिक्विड वाटर लिया आपने, थोड़े टाइम के लिए उसको फ्रीज कर लिया फिर वापस वो मेल्ट हो जाएगा। तो ऐसा लग रहा है बेटा कि फिजिकल चेंज आमतौर पे टेम्परेरी चेंज होता है, बिल्कुल सही बात है। परमानेंट चेंज तो केमिकल चेंज होता है, आपको पता ही है। ठीक है, तो इस तरीके से सारे के सारे रिएक्शन इसके आंसर देखेंगे। हर क्वेश्चन के लिए मैंने आंसर मार्क किए हुए ताकि आपको कोई परेशानी ना हो जब मैं आपके साथ ये पीडीएफ शेयर करूंगा तो, ठीक है ना, कोई घबराने वाली बात नहीं है उसके अंदर। एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज इज, एक एग्जाम्पल बताना है आपको केमिकल चेंज का। केमिकल चेंज का एग्जाम्पल, कौन सा केमिकल चेंज का एग्जाम्पल होगा बेटा, सुनिए बहुत ध्यान से। कहने के फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, बादल का बनना, क्या बादल का बनना एक केमिकल चेंज हो सकता है? सोचिए, इवेपोरेशन हुआ, मतलब आपका जो वाटर है वो पहले लिक्विड था फिर गैस बन गया, ठीक है। ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक लाइट, एक लाइट का जलना, इलेक्ट्रिक लाइट का जलना। ड्रॉपिंग ऑफ सोडियम एंड वाटर, कहने के आपने सोडियम लिया और उस सोडियम को आपने वाटर के अंदर डाल दिया, क्या ये केमिकल रिएक्शन लग रहा है आपको? डिसॉल्विंग ऑफ सॉल्ट इन वाटर, और टेक्निक्स जो आपको पढ़ाई जाती है क्लास 9 के अंदर, जो कि एंट्रेंस का पार्ट भी है, कि कैसे अगर आपने पानी के अंदर नमक को डिसॉल्व कर दिया है तो कैसे आप उसे बाहर निकाल सकते हो नमक से, पानी से, ठीक है ना। तो सॉल्ट इन वाटर, तो सॉल्ट इन वाटर अगर एक बार पानी में नमक घुल जाता है तो वापस मिल जाता है ना, जब हम लोग उसको हीट करते हैं तो, याद है या नहीं याद है आपको? जब हीट करोगे तो वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, और जब वाटर इवेपोरेट हो जाएगा बेटा तो क्या बचेगा आपका? सॉल्ट यहाँ पे आपका बच जाएगा, ठीक है। तो ये भी है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि कौन सा एग्जाम्पल, बोले ये वाला तो हमको लग नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, कोई केमिकल रिएक्शन की इसमें से बू नहीं आ रही है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, बोला ये भी इवेपोरेशन होता है, तो इवेपोरेशन ऑफ वाटर भी नहीं होगा, फिजिकल चेंज होता है, ये भी केमिकल चेंज नहीं होगा ये, ठीक है। तो ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर भी कोई ऐसा न्यू सब्सटेंस नहीं बन रहा है, क्योंकि बेटा केमिकल चेंज की सबसे बड़ी पहचान क्या है, बोला न्यू सब्सटेंस बनेगा, न्यू सब्सटेंस बनेगा, ठीक है ना, ऐसे बनना। लेकिन अगर आप गौर करोगे तो ड्रॉपिंग सोडियम इनटू वाटर, आपके टीचर ने आपको बताया होगा कि सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल, जब सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगा, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगा। तो कौन सा वाला आंसर हो जाएगा आपका बेटा? आंसर 3 हो जाएगा, सी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। चले आगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ देख पाओगे क्वेश्चन नंबर 4 वाला है, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पे क्या मार्क किया हुआ है मैंने? 3, ठीक है बच्चे। तो ये है सारे के सारी चीजें, और यहाँ पे आप सारे के सारे क्वेश्चंस को देख पाएंगे। अगला क्वेश्चन है केमिकल चेंजेस आर, बेटा देखिए ये अभी बेस में आपको करा रहा हूँ, अगर बेस आपके स्ट्रॉन्ग है तो आप सारे के सारे रिएक्शंस कर पाएंगे, अदरवाइज आपको परेशानी हो सकती है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो केमिकल चेंजेस आर, केमिकल, इस स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हमेशा आपको परेशान करेंगे। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आपको बहुत सब्र रखना होता है, ठीक है, और नोट्स को आपने ठीक से पढ़ा हो, ये दो चीजें, सब्र रखिए, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, और नोट्स को अगर आपने ठीक से पढ़ा है तभी आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को 100% कर पाएंगे। देखिए मैंने क्या बताया था, केमिकल चेंज का मतलब क्या होता है सर? केमिकल चेंज का मतलब यही होता है कि इसके अंदर कुछ न्यू फॉर्म होता है, कुछ न्यू सब्सटेंस बनता है इसके अंदर, ठीक है। तो पढ़ते हैं स्टेटमेंट नंबर 1, जनरली टेम्परेरी, क्या केमिकल चेंज टेम्परेरी होता है, रिवर्सिबल होता है, रिवर्स का मतलब वापस पलट सकता है रिएक्शन, ठीक है, या सॉरी सारी चीजें, एंड अ न्यू सब्सटेंस इज प्रोड्यूस। बोला सर देखिए ये वाली बात तो आपकी ठीक है, लेकिन मैं कहूंगा कि रिवर्सिबल नहीं होता है केमिकल चेंज, नॉट इजीली रिवर्सिबल, ठीक है, और टेम्परेरी भी नहीं होता है, मतलब ये वाला ऑप्शन तो आपका कट गया, ठीक है। दूसरा सुनिए लिखा हुआ है केमिकल चेंजेस आर ऑलवेज एक्कम्पनीड बाय एक्सचेंज ऑफ लाइट, बोला हमेशा इसके अंदर लाइट इन्वॉल्व होगा क्या? बोला ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। देन तीसरा वाला स्टेटमेंट क्या है? जनरली परमानेंट, हाँ ये कुछ लग रहा है परमानेंट वाला, ठीक है। इरिवर्सिबल, हाँ ये भी लग रहा है, और न्यू सब्सटेंस इज प्रोड्यूस, सर ये लग तो रहा है, लेकिन बेटा एक बात याद रखने वाली बात है कि अगर आपको आंसर पहले ही मिल जाए इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लास्ट ऑप्शन नहीं पढ़ना है, आपको सारे के सारे ऑप्शंस एक बार पढ़ने हैं जरूर, क्योंकि जैसे ही आप सारे ऑप्शन पढ़ोगे तभी आपको 100% क्लैरिटी मिलेगी कि ये जो हमारा आंसर है जो मैं टिक करने वाला हूँ यही इसका करेक्ट आंसर है। नेवर accompanied by exchange of light and heat energy, बोले कभी भी इसके अंदर हीट एनर्जी और लाइट नहीं होगा, बोले ये वाला भी नहीं लग रहा, तो इसका बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या है? बोला जनरली परमानेंट, इरिवर्सिबल एंड न्यू सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड, ये वाला है बेटा केमिकल रिएक्शन की, ये डेफिनेशन यही कहती है केमिकल रिएक्शन की, अगर आप लोगों ने मेरे नोट्स ठीक से पढ़े हैं तो, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है बेटा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज, बोला इसमें से कौन सा फिजिकल चेंज है, इसमें से कौन सा फिजिकल चेंज है? सुनिएगा, बोला सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सॉल्युबिलिटी इन
वाटर। क्या ये फिजिकल चेंज है पानी में किसी से घुलना? अगला देखिए कंबस्टिबिलिटी। कंबस्टिबिलिटी मतलब कंबस्शन। कंबस्शन मतलब क्या होता है? आग जलना, मीथेन का जलना, वुड का जलना, कोयले का जलना, कंबस्शन है ना। एरियल ऑक्सीडेशन, एरियल ऑक्सीडेशन से रस्ट भी होता है, ठीक है ना, रस्ट लगता है। एरियल ऑक्सीडेशन से हवा के अंदर जो ऑक्सीजन है वो हर चीज को ऑक्सीडाइज कर देती है, ठीक है। खाना आपका खराब करती है, खाना सड़ जाता है आपके बहुत सारे, मान लीजिए पेड़ गिर गया, वो सड़ जाएगा। लोहा रखा हुआ है बाहर, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। मैग्नीशियम रखा हुआ है कहीं पे लैब के अंदर, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या एरियल ऑक्सीडेशन फिजिकल कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज? बोला ये तो हमको लग रहा है केमिकल चेंज है। कंबस्टिबिलिटी में क्या रहता है? केमिकल चेंज है, ठीक है। रिएक्शन विद वाटर, बोला रिएक्शन वाटर के अंदर, अब सुनिएगा बहुत ध्यान से, कुछ बड़ा सा आपको एक ऐसी चीज जो कंसेप्ट क्लियर करती है। बोला सर ये जो है हमारे पास कंबस्टिबिलिटी, बोला ये है केमिकल चेंज। एरियल ऑक्सीडेशन सर ये भी आपने पढ़ा है, केमिकल चेंज। अब एक चीज है रिएक्शन, एक चीज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी अलग चीज है, रिएक्शन अलग चीज है। सॉल्युबिलिटी का मतलब ये है कि सॉल्युबिलिटी और इन वाटर, जब भी एक वर्ड यूज होगा सॉल्युबल, इसमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं होगा। जैसे जैसे सॉल्ट जो होता है बेटा, जो सॉल्ट होता है वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है केमिकल, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, वो बस सॉल्युबल है, ठीक है। दूसरा क्या है? रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन अगर पानी के साथ हो रहा है तो फिर वहां बॉन्ड टूटेगा, बनेगा। इसका मतलब केमिकल चेंज जो है या केमिकल जो रिएक्शन है वो यहाँ पे है। फिर कौन सा आपका आंसर हो गया? सॉल्युबिलिटी इन वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज? आंसर नंबर 1, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ समझ के धीरे धीरे इस चीज को डेवलप करना है बेटा। चलूं आगे, ठीक है ना, ठीक है ना, बढ़िया। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखिए जरा, बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा मजेदार सा क्वेश्चन है। बोला ये क्वेश्चन है कह रहा कि आपको नीचे दिए हुए साइन, नीचे बोला ये क्या, ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उसके लिए कौन सा साइन इस्तेमाल होता है? द साइन यूज्ड टू इंडिकेट अ रिवर्सिबल रिएक्शन इज, जो नीचे साइंस दिए हुए हैं उसके लिए रिवर्सिबल अगर कोई रिएक्शन है तो उसके लिए कौन सा साइन इस्तेमाल होगा? सोचिए, देखिए सर ये जा रहा है फॉरवर्ड, ठीक है, आगे चला गया एक। सर ये जा रहा है बैकवर्ड, ठीक है। सर ये है इज इक्वल टू, मैथ में यूज होता है। लेकिन रिवर्सिबल मतलब जो हो रहा है फिर वो पलट सके, पहले जो आगे जा रहा है फिर पीछे जा सके, मतलब कुछ ऐसा, हाँ है ना, बोलिए कुछ ऐसा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए या तो ये आपको साइन देखने को मिलेगा, यही मिल सकता है आपको साइन देखने को, ठीक है प्यारे बच्चे, बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग आ गए और ये सारी की सारी बेस आपकी क्लियर होती चली जा रही है। आगे देखिए आप लेवल ऑफ क्वेश्चन चेक करिएगा और कुछ डिफरेंस हुआ या पता चला या नहीं चला, पता चला वो जरा देखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी कहाँ चला गया? एम जी है, ओके। कह रहे क्वेश्चन है, ये नीचे चला गया इसलिए मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ एम जी। बोला ये जो मेटल है मैग्नीज, इसका सिंबल बताइए। अब जिस बच्चे को भी 1 to 30 तक एलिमेंट के नाम याद है वो आसानी से बता देगा। क्या कि सर एम तो कुछ नहीं है, एम में तो कुछ नहीं है सर, एम जी मैग्नीशियम है सर, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। और एम एन क्या है? मैग्नीज। एम एन क्या है? मैग्नीज, ठीक है ना बच्चे, बात समझ में आ रही है? बहुत ही आसान। तो थर्ड वाला इसका आंसर हो जाएगा, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। जो सिंबल आपको याद है, ठीक है, इसकी भी क्लियरिटी आपको, ठीक है। केमिस्ट्री जो है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बशर्ते आपकी बेस क्लियर हो। अगर आपको बेसिक्स आते हैं तो आपको मजा आएगा रिएक्शन करने में, आंसर ढूंढने में, ठीक है, सॉल्यूशन करने में। लेकिन अगर आपकी बेस थोड़ी सी गड़बड़ाई है तो फिर बेटा कुछ नहीं हो पाएगा, फिर तो दिक्कत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा ध्यान से। कह रहे हैं द सिंबल ऑफ एच स्टैंड्स फॉर। बोला जो एच सिंबल है, सिर्फ एच सिंबल, ये किस लिए है? ये किस लिए है? या तो ये एक एटम दिखाता है एच सिंबल, या तो ये एक एटम दिखा रहा है, या फिर ये एक मॉलिक्यूल दिखा रहा है, या फिर एक आयन दिखा रहा है, या दो एटम दिखा रहा है। बहुत ही ध्यान सुनिए बेटा, देखिए मैं आपको बताता हूं कि ये इसका मतलब और इसका मतलब क्या होता है। देखिए H2 जो है, अगर H के बाद 2 लगा हुआ है, पैरों पे 2 लगा हुआ है, तो दिस इज अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल। और 2H का मतलब क्या है? ये डिफरेंट हाइड्रोजन एटम्स, ये डिफरेंट हाइड्रोजन एटम्स है। और आपको पता है कि अगर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है किसी स्पीशीज के ऊपर, किसी के ऊपर भी चार्ज होगा, तभी आप उसे आयन कहोगे। अब देखो सर, ये H पे क्या आयन है? कोई चार्ज है क्या? नहीं, तो सर आयन तो नहीं होगा।
ठीक है सर, H के 2 पे H पे क्या 2 लगा पैरों पे? सर नहीं, तो ये मॉलिक्यूल भी नहीं होगा। ठीक है सर, H से पहले कोई नंबर लगा हुआ है क्या? नो। इसका मतलब क्या हुआ सर, ये जो है हमारे 2 एटम्स भी नहीं होंगे। फिर है क्या H? बोला ये है करेक्ट आंसर 1 एटम। H रिप्रेजेंट करता है या तो एलिमेंट को, या तो ये रिप्रेजेंट करेगा एलिमेंट को बेटा, या ये रिप्रेजेंट करेगा आपका 1 एटम। ठीक है बच्चे, बात समझ में आई? तो इस तरीके से हर एक ऑप्शन को खोल खोल के मैं आपको बता रहा हूं, ताकि सारे की सारी परेशानी जो है आपकी वो दूर हो जाए। ठीक है, आई होप की बात समझ में आ रही होगी बेटा। ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, बहुत ही ध्यान से सोचने की जरूरत है कि क्या कह रहा है। बच्चे भटक जाते हैं यहाँ पे। देखिए, बोले द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का करेक्ट फॉर्मूला क्या है? सर हमको तो नहीं पता क्या है। तो सुनो बेटा ध्यान से, या तो आपको एक अच्छा सा गेस करना है। गेस क्या करना है, सुनिएगा ध्यान से। सर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CO2, बढ़िया। सर सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? SO2। सर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? तो सर किससे मैच कर रहा है ये? सर किससे मैच कर रहा है ये? तो इसका बेस्ट पॉसिबल आंसर ये होगा, एक तरीका कि आप ऐसे क्वेश्चन को कर पाओ। ठीक है, अब आ जाओ दूसरा तरीका। देखो बेटा, आप लोगों को पता है कि अगर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? CO। वेरी वेरी सिंपल है ना। तो CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, तो NO का मतलब क्या होगा? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। हाँ है ना, इसका मतलब ये इसका आंसर नहीं है। ठीक है, चलिए आगे। सर ये क्या है? ये डाई लगा हुआ पहले, N2O, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसे हम नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। सर ये भी नहीं होगा, क्योंकि फॉर्मूला पूछा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। अब आगे देखिए, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, सर ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर, तो दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से बेटा अगर आपकी बेसिक्स में वजन है तो इस तरीके से आप कर पाओगे। अब देखो आगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है चैप्टर नंबर 3 और ये वाले चैप्टर को मिला के। कह रहे हैं कि अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला बताइए। आपको इसके लिए दोनों की चीजों का पता होना चाहिए फॉर्मूला। अमोनियम क्या होता है? सर दो चीजें होती है, एक होता है NH3 और एक होता है NH4। NH3 इज अमोनिया और NH4 इज अमोनियम। सल्फेट क्या होता है? सल्फेट इज SO4। सल्फेट इज SO4। बेटा सुनिएगा, NH4 पे चार्ज होता है प्लस का और SO4 पे चार्ज होता है 2 माइनस का। ये दो डिफरेंस समझ में आया आपको? SO4 पे चार्ज क्या होगा? 2 माइनस का। अमोनियम पे चार्ज क्या हो गया? प्लस का। आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड जब भी आप बनाएंगे तो आप हमेशा चार्ज को बैलेंस करेंगे। आप हमेशा चार्ज को बैलेंस करेंगे, ठीक है ना? आप हमेशा चार्ज को बैलेंस करिएगा। चार्ज बैलेंस आपका होना चाहिए। अब चार्ज बैलेंस का मतलब क्या है? सर अगर यहाँ पे SO4 पे, अगर यहाँ पे SO4 पे 2 माइनस चार्ज है तो इधर जो भी चीज होगी उस पर 2 प्लस चार्ज होना चाहिए। हाँ है ना? NH4 पे कितना चार्ज है? 2 प्लस, लेकिन होता कितना है? सर सिर्फ एक ही प्लस का चार्ज होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है बैलेंस नहीं हो रहा। बैलेंस करिए। सर बैलेंस करने के लिए मैं एक काम करूं क्या, कि NH4 जो है मैंने सर अभी एक लिया है, मैं 2 ले लूं। हाँ ठीक है सर, 2 NH4 लोगे तो 2 चार्ज हो जाएंगे हमारे पास। तो यहाँ पे अल्टीमेटली चार्ज क्या हो गया दोनों को मिला के? 2 प्लस का चार्ज हो गया। यहाँ पे क्या 2 माइनस का। हाँ अब ये दोनों के अंदर जो है बॉन्ड बन जाएगा, अब आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो सर ये तो अजीब लग रहा है NH4 को ऐसे लिखना, तो कैसे लिख सकते हैं? बोला NH4 ऐसे होल्ड वाइज कर दो और फिर SO4 2 माइनस कर दो। ठीक है, सॉरी ये माइनस तो नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें प्लस नहीं लगाया तो ये दोनों न्यूट्रलाइज हो गए आपस में। ये कंपाउंड आपका बनेगा, ये मॉलिक्यूल आपका बनेगा। देखिए ये किसी से मैच कर रहा है क्या? सर पहले वाले से मैच नहीं कर रहा है। सर दूसरे वाले से मैच कर रहा है। सर तीसरे वाले से मैच नहीं कर रहा है, या अमोनिया नहीं, यहाँ पे अमोनिया है, अमोनिया पूछा था, ये भी मैच नहीं कर रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2 वाला। बोलिए बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है ना बेटा? तो अमोनियम सल्फेट का किस तरीके से आपको आंसर निकालना है, कैसे करना है, इसके लिए आपको कैटायन और एनायन की लिस्ट मैंने आपको दी थी।
मैंने आपको एक कटायन की लिस्ट दी थी और एक अनायन की लिस्ट दी थी, वो आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। और जो मेरे बच्चे हैं उनको याद शायद है भी अभी भी, अगर वो लोग नीचे हैं तो कमेंट बॉक्स में जो है लिख सकते हैं बेटा आंसर, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया 11th वाला क्वेश्चन हमारा। अब हम लोग करेंगे अगला क्वेश्चन। कह रहे हैं कि इनकरेक्ट फॉर्मूला बताइए, इनकरेक्ट फॉर्मूला बताइए, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। सर ये तो बहुत ही मुश्किल है बेटा, जरा गौर से देखिए, इनकरेक्ट फॉर्मूला भी आपके लेवल के हिसाब से पूछेगा। देखिए, चलिए, ये मैंने आपको क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है कि इसका मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड का, है ना, ठीक है। सर ये तो ठीक है, ठीक है। ये क्या है बेटा, आपको पता है कोल्ड ड्रिंक के अंदर मिलने वाला हर एसिड इज कॉल्ड कार्बोनिक एसिड, है ना। कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है सर, पानी होता है और साथ में उसमें गैस डालते हैं, दैट इज CO2। तो जब इन दोनों को आप मिलाते हो, वाटर को और गैस को, तो देखिए क्या बनता है, यहाँ से H2 आ गया, है ना, यहाँ से H2 आ गया, फिर C आ गया, O कितना, एक O और दो O, तीन हो गया, H2CO3, ठीक है ना। कार्बोनिक एसिड है ये। सर ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। सर Da पे चार्ज होता है 2 पॉजिटिव और SO4 पे चार्ज अभी आपको बताया था 2 नेगेटिव, मतलब इन दोनों का बॉन्ड भी बन जाएगा, मतलब ये भी ठीक है। जरा गौर करिए, ये सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है। सर सॉल्ट का फॉर्मूला तो होता है NaCl और यहाँ क्या लिखा हुआ है NaCl, बस बेटा यही वाला गलत है। कौन सा इनकरेक्ट है बेटा, ये वाला गलत। बताइए बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, ठीक है, वेरी वेरी इजी। तो इस तरीके से आप सारे के सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं बेटा सॉल्व। अब कह रहे हैं कि अमोनियम सल्फाइड एक चीज है। अब इसके अंदर क्या क्या है, बोला कितने एटम्स इसके अंदर सल्फर के हैं, कितने एटम्स इसके अंदर नाइट्रोजन के, कितने ऑक्सीजन के, आपको बताना है। अमोनियम सल्फाइड लिखना आता है कि आपको, बस यही आपकी कमी है। अगर आपको लिखना नहीं आता है तो फिर क्या सॉल्व होगा। देखिए, अमोनियम अभी बताया था NH4, सल्फाइड का मतलब होता है S, और S पे चार्ज होता है 2 का, ये भी उस लिस्ट से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, जब मैंने आपको लिस्ट दी थी कटाई की। अब ये जो है NH4S, ठीक है। अब ये क्या सही फॉर्मूला है सर, 2 था, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, होल लगाना पड़ेगा। तो NH4 का आप होल लिखोगे यहाँ पे, NH4 का आप यहाँ पे क्या करोगे, होल सल्फर, ऐसे कर दिया आपने। अब बेटा सुनो ध्यान से बहुत, जरा कैलकुलेट करो, ये जो होल 2 इस पे लगा हुआ है, इसका मतलब N कितने यहाँ पे 2, H कितने सर 4 है, लेकिन इस पे होल 2 लग रहा है ना, तो H कितने होगा यहाँ पे 8 और S कितने होगा यहाँ पे 1। अब जरा चेक करो सर, यहाँ पे 2 एटम नाइट्रोजन के हैं क्या, 2 एटम नाइट्रोजन के, बिल्कुल ठीक है। सर 8 एटम यहाँ पे हाइड्रोजन के हैं क्या, हाँ बिल्कुल ठीक है। सर 1 एटम सल्फर का है क्या, बिल्कुल ठीक है। पहले वाले से मैच कर गया, लेकिन रुकना नहीं है, दूसरे ऑप्शन भी चेक करते हैं, ठीक है। 1 एटम नाइट्रोजन का है क्या, यहीं पे फेल कर गया, नहीं सर। 1 एटम नाइट्रोजन का है क्या, नहीं सर, ये भी फेल कर गया। 2 एटम नाइट्रोजन के, हाँ सर 2 एटम नाइट्रोजन के हैं। 8 एटम हाइड्रोजन के हैं क्या, हाँ सर, ऐसा भी लग रहा है। क्या सल्फर के 2 एटम है, नहीं सर, ये फेल कर गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे इस तरीके से आप क्वेश्चंस जो है कर सकते हो बेटा, ठीक है। तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके सामने ऑप्शन के साथ, ठीक है बच्चे। चलिए आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि बहुत ही देखिए, मुश्किल क्वेश्चन को आसान कैसे बनाएं, सीधे Z एकेडमी आए, ठीक है। हाँ तो ये सच बात भी है यार, क्योंकि मैं आपको तरीका बताता हूँ। कह रहे हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन को पहचानो, करेक्ट बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखिए, इसकी क्या होगी बेटा, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना ही नहीं है। इसके लिए यूज करिए एक मेथड, एलिमिनेशन मेथड, कि ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर दो। कैसे कर दो एलिमिनेट, सुनिए ध्यान से भैया। हमको क्या पता करना है कि यहाँ पे अगर आयरन है एक, यहाँ पे 2 आयरन, यहाँ पे ऑक्सीजन है 2, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, ठीक है, कितना लेफ्ट साइड में है, कितना राइट साइड में है, एटम, नंबर ऑफ एटम, वही तो पहचानने हैं, है ना। अब कैसे पहचानेंगे, इधर आ जाओ बेटा। देखिए सर, यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप देख पाओगे कि 2 आयरन के एटम है यहाँ पे कितना है 2 आयरन के एटम। सर ये तो बैलेंस लग रहा है, चलो आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सल्फर के कितने हैं, सर ये 2 सब पे एप्लीकेबल होता है, ये 2 जो है सब पे एप्लीकेबल है, ठीक है। तो सल्फर के यहाँ पे 2 एटम्स, यहाँ पे सल्फर के कितने एटम, बोला 4, बस ये काट दो। सर ये बैलेंस नहीं हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, बैलेंस नहीं है भाई, आयरन तो बैलेंस है, सल्फर बैलेंस नहीं हो रहा। आगे चलो सर, यहाँ पे आयरन के 2 एटम्स, यहाँ पे आयरन के 4 एटम्स, क्या ये बैलेंस है, नो सर, ये भी बैलेंस नहीं हो रहा, गड़बड़ कर दिया इसने। अगला देखो सर, यहाँ पे आयरन के 4 एटम, यहाँ पे आयरन के 4 एटम, सर बैलेंस हो गया, ठीक है। यहाँ पे आयरन के आयरन बैलेंस हो गया। अब देखिए सल्फर कितना है यहाँ पे, सर सल्फर यहाँ पे 4 है, क्योंकि ये 4 सब पे एप्लीकेबल है, तो यहाँ पे सल्फर 4 है। सल्फर और कहाँ देखिएगा, इधर देखिए, यहाँ पे 2 है, सर 4 और 2 नहीं सर,
ये भी नहीं है। अब आंखें बंद कर चुके, तीनों ऑप्शन कट गए तो ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा, लेकिन फिर भी आपको चेक करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आयरन 4 है, यहाँ पे आयरन 4 है, 2 और 2 4 और 4, ठीक है। सल्फर यहाँ पे कितना है 4, यहाँ पे कितना सल्फर 4, बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 14, यहाँ पे कितना है ऑक्सीजन, बोला 4 to 8, 8 और ये कितना हो जाएगा 3 to 6, कितना होता है ये 14, परफेक्ट आंसर। इससे कोई लेना देना नहीं है, एलिमिनेशन मेथड। अगर ऐसा आएगा यू हैव टू एलिमिनेट दी ऑप्शंस, ठीक है, और आप अपना आसानी से क्वेश्चन ढूंढ लोगे बेटा, ठीक है। तो चलिए बेटा और अच्छा सा क्वेश्चन ढूंढते हैं, थोड़ा लेवल बढ़ता जा रहा है बेटा, ठीक है ना। विच ऑफ दीज विल कॉज केमिकल चेंज टू अकर, केमिकल चेंज किसमें हो रहा है सर, केमिकल चेंज में क्या होता है बेटा, केमिकल चेंज में हमेशा कुछ नया बनता है, कुछ नया बनता है। अब सुनिए सर, ये जो आपने वीट को ग्राइंड करके आटा बना दिया, कुछ नया बना गया, बोला नहीं, तो ये तो नहीं होगा। लाइटिंग ऑफ अ गैस स्टोव, चूल्हा जलाया आपने, ठीक है, बर्नर आपने लाइट किया, ठीक है सर, हाँ वहां पे अगर आप जलाओगे, मीथेन आपने जलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कुछ नया बन रहा है, हाँ ठीक है, तो ये ऑप्शन हो सकता है, बट अभी हम लोग फाइनलाइज नहीं कर रहे हैं इसको। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, सर ये क्या कह दिया, ये तो होगा नहीं सर केमिकल रिएक्शन, ये तो हम लोग पढ़ चुके आ चुके फिजिकल रिएक्शन है। रिंगिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल का बजना, सर ये भी कोई केमिकल चेंज तो नहीं है, ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्या होगा बेटा, करेक्ट आंसर इज बी, वेरी वेरी इजी, हाँ है ना, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलते हैं आगे। अब देखिए ये गलती से आपको आंसर दिख गया, देखिए द रिएक्शन, अब कह रहे हैं ये जो रिएक्शन है उसको पहचानिए। सर ये रिएक्शन ऐसा नहीं लग रहा है कि A प्लस बी गिव्स AB, तो ये बताइए किस स्टेटमेंट से, कौन से वाले से मैच करेगा, क्या ये डिकम्पोजिशन है, सर डिकम्पोजिशन में तो ऐसे होता है कि A और B इसको डिकम्पोज कर दिया, A प्लस बी, ये होता है सर डिकम्पोजिशन, तो ये तो नहीं होगा। कॉम्बिनेशन, हाँ सर ये कॉम्बिनेशन लग रहा है, बस छोड़ दीजिए, आगे चलिए। डबल डिस्प्लेसमेंट, सर ये तो है ही नहीं, क्योंकि इसके लिए दोनों तरफ डबल डबल कैटायन चाहिए होते हैं, ये भी नहीं होगा सर। डिस्प्लेसमेंट, सर इसके अंदर भी कैटायन चाहिए होते हैं, तो ये दोनों कंबाइन करके एक चीज का फॉर्मेशन कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आसान है ये तो, आपने कर दिया होगा, देखते ठीक है ना। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगला देखिए, अब ये देखिए जरा क्वेश्चन, थोड़ा सा टफ मामला है यहाँ पे, आई होप कि आप समझ पाए, मुझे उम्मीद है कि मैं समझाने में कामयाब हो पाऊंगा। ये जो क्वेश्चन है कह रहा है कि एक व्हाइट सॉलिड है आपके पास, व्हाइट सॉलिड विच इज येलो, जो कि येलो है, कब, जब आप उसे हॉट करते हो, जब आप उस हॉट को कूल करते हो वापस, तो वो क्या हो जाता है, व्हाइट। मतलब इसमें कोई ऐसा सब्सटेंस है कि जो हॉट होने पे येलो हो जाता है, और अगर आप उसे कूल करोगे तो व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा सिलेबस से ऊपर चला गया क्वेश्चन, लेकिन सुनिए, ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं क्रोमोथर्मिक, क्रोमोथर्मिक, क्रोमोथर्मिक सब्सटेंसेस, जो गर्मी या टेम्परेचर के हिसाब से अपना रंग बदल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज होते हैं, इसमें डायरेक्ट आप आंसर याद कर लीजिए बेटा कि जिंक ऑक्साइड एक ऐसा ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड एक ऐसा ऑक्साइड है बेटा जो क्रोमोथर्मिक होता है, मतलब ये हॉट होने पे येलो हो जाएगा, जब आप इसको हॉट करोगे तो ये हो जाएगा येलो, जब आप इसे कूल करोगे तो ये हो जाएगा व्हाइट, ठीक है। इस तरीके से आप नोट में आगे ऐड कर लीजिए बेटा, ठीक है। बाकी मैं आपको पीडीएफ तो शेयर कर ही दूंगा, तो इसमें भी आपको मिल जाएगा, ठीक है बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अगर आपने कैंडल को बर्न किया तो क्या आपको मिलेगा प्रोडक्ट। देखिए बेटा, क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, उसका प्रोडक्ट क्या आपको मिलेगा, ठीक है ना। अब आप आसानी से गेस कर सकते हो, कैंडल तो यार हम सबने देखा हुआ है, लेकिन याद रखिए बेटा कैंडल एक फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल भी है और एक केमिकल चेंज का एग्जाम्पल भी है, ठीक है। तो देखिए जब आप कैंडल को बर्न करते हो, क्या आपको ऐश मिलती है, वाटर वेपर, हो सकता है कि उसकी जो विक है, ठीक है, वहां से ऐश निकले, बट वो कोई इतना ज्यादा ऐश नहीं होता कि आप सूट देख पाए, ऐसा नहीं होता है, ऐश को आप नहीं देख पाते हो, ठीक है, वेपर को आप नहीं देख पाते हो, ठीक है। काट दिया आपने इसको, और क्या सर, कार्बन, हाँ सर वैक्स चल रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो मिलेगा, हाइड्रोकार्बन है वैक्स,
ठीक है। वाटर वेपर का फॉर्मेशन होता है हर कंबस्शन में, वाटर वेपर का फॉर्मेशन होता है। दिखेगा क्यों नहीं? क्योंकि कैंडल का टेम्परेचर ज्यादा है तो वो वेपराइज हो जाता है। सर ये लग रहा है तो बेटा इसको छोड़ दीजिए, आगे चलिए। वैक्स मिलेगा आपको, प्रोडक्ट बनेगा वैक्स। सर वैक्स तो बनता ही नहीं, इसके अंदर ऑलरेडी होता है, तो ये भी कट गया बेटा, ठीक है। या सिर्फ वैक्स ही मेल्ट होगा? नहीं सर ऐसा तो नहीं, सिर्फ वैक्स मेल्ट नहीं होता, उसके अंदर जो आपकी विक है वो भी बर्न होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन होगा और वाटर वेपर फॉर्मेशन होगा, ये होगा इसके अंदर जब आप किसी कैंडी को बर्न करोगे। बताइए बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको समझ में आ रही है बात तो बहुत बढ़िया। अगला देखिए, ब्रेकिंग ऑफ लेड ब्रोमाइड। लेड ब्रोमाइड को आपने ब्रेक किया लेड और ब्रोमीन में, ये किसका एग्जाम्पल है बेटा? आप ब्रेकिंग कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं कुछ, किसका एग्जाम्पल है ये? ठीक है, आपने लेड ब्रोमाइड लिया और आपने उसको लेड और ब्रोमीन में कन्वर्ट कर दिया। मान लीजिए आपने कुछ ए और बी लिया और आपने इसको ए प्लस बी में कन्वर्ट कर दिया या ब्रेक डाउन कर दिया बेटा, तो क्या बनेगा प्यारे बच्चे? क्या बनेगा? किसका? सर क्या ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है? नो बेटा। सर क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? नो बेटा। सर क्या इसमें कुछ बन रहा है? सिंथेसिस मतलब बनना? नो बेटा। फिर ये क्या है? सर ये तो डिकम्पोज हो रहा है। वेरी वेरी, है ना, कोई परेशानी वाली बात नहीं, ये तो डिकम्पोज हो रहा है। चलिए ये भी हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आ गया यहाँ पे। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन? नॉट अ, बेटा यहाँ पे बच्चे घबरा जाते हैं और नॉट नहीं देख पाते। जैसे ही क्वेश्चन है ऐसा स्क्वायर बना दो भैया नोट को, जैसे ही नॉट लिखा हुआ मिले आपको एक गोला बना देना है ताकि आपकी आंखें उसे देख ले, दिमाग पढ़ ले उसको। कह रहे हैं कि इसमें कौन सा डिकम्पोजिशन नहीं है? नहीं है, कौन सा नहीं है? बोला सर कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 का बनना। बोला ये तो है। एक सब्सटेंस से मल्टीपल सब्सटेंस बनना। बोला सर ये भी है। डाइजेशन ऑफ फूड मतलब ब्रेक डाउन ऑफ फूड मतलब डिकम्पोजिशन ऑफ फूड, ये भी है। ये क्या है? सर ए और बी मिलके ए भी बना रहे हैं। भैया ये है आपको क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये डिकम्पोजिशन नहीं है। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। करेक्ट आंसर क्या हो गया? डी। हाँ है ना, बोलिए बात समझ में आ रही है? कौन सा डिकम्पोजिशन नहीं है? बोला सर ये भी डिकम्पोजिशन, ये भी डिकम्पोजिशन, ये भी, ये नहीं है, दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, आसान है बेटा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन? इसमें से कौन सा डिकम्पोज, फिर से पहचान लो, इसमें से कौन सा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है? पहचानो बेटा। क्या ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन लग रहा है? नो सर ये नहीं लग रहा है, ये तो हमको लग रहा है कुछ ऐसा जिसमें डिस्प्लेसमेंट होता होगा। ठीक है बेटा, क्या ये डिकम्पोजिशन, इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा डिकम्पोजिशन किसको बोलते हैं, है ना। आगे चलो बेटा, ये कौन सा है? सर ये तो कॉम्बिनेशन अभी आपने बताया, ये भी नहीं होगा। तो डिकम्पोजिशन मतलब एक सब्सटेंस किसी दूसरे तीसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाए ब्रेक डाउन करके, दैट विल बी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हाँ है ना, तो ये हो गया बेटा आपका आंसर। बोलिए 21 का खत्म, ठीक है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, बोला कन्वर्जन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को कन्वर्ट कर दिया आपने कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। बोला ये रिएक्शन लिखा हुआ है नीचे। अब आपको पहचानना है रिएक्शन कौन सा है। क्या ये रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन है? क्या ये रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन है? ठीक है, या ये, अभी मैं आके दिखाता हूं आपको ऑप्शन। या ये रिएक्शन आपका ऑक्सीडेशन है, या ये नन ऑफ दीज है। ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है बेटा? एक सब्सटेंस मल्टीपल में कन्वर्ट हो रहा है, प्योरली डिकम्पोजिशन यार, ना ये रिडक्शन है, ना ये ऑक्सीडेशन है, ना ये नन है। बोलिए बात समझ में आ रही है आपकी? क्लियर है बात? कोई परेशानी? चलिए साहब आगे चलते हैं, ठीक है ना। अब यहां पे हम लोग आ गए यहां पे हम लोग, विच ऑफ दीज मेटल्स डू नॉट, मैंने कहा था जैसी नॉट आ जाए फौरन इसको अंडरलाइन कर दें आप या बॉक्स बना दें। डू नॉट करोड फॉर द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ टाइम। कह रहे हैं कि इस पे सबसे देर में किस पे चल रहा है? कौन करोड नहीं होगा, कौन खराब ही नहीं होगा बहुत लंबे टाइम तक। तो बेटा कौन खराब नहीं होता है? क्या कहती है रिएक्टिविटी सीरीज? रिएक्टिविटी सीरीज ये कहती है जो एलिमेंट जितना नीचे वो उतना कम रिएक्टिव और वो उतना कम करोड़ होगा। हाँ है ना, ठीक है। अब बात समझिए और समझने की कोशिश करिए। सर हमारे पास लेड है, कॉपर है, सर लेड है कॉपर है, रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर ये तो ऊपर पाए जाते हैं, तो इसका मतलब लेड जल्दी खराब हो जाएगा, कॉपर जल्दी खराब हो जाएगा।
सर प्लेटिनम सिल्वर, सर सिल्वर गोल्ड के पास होता है, लेकिन प्लेटिनम सिल्वर से नीचे होता है प्यारे बच्चे, ठीक है। तो प्लेटिनम बहुत देर में जाके खराब होगा, वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा, उस पे एरियल ऑक्सीडेशन का असर बहुत देर में होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है बेटा? चलिए ये हो गया आपका। अगला देखिए, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें से कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसमें से कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। बोला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है, बोला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये होता है कि आपका ए बी सी है, यहां पे क्या होता है कि सी को गुस्सा आया, इसने इस पे अटैक कर दिया, और सी बी एक साथ रहने लगे और ए बेचारा अलग आ गया। बोला ऐसा रिएक्शन टाइप को डिस्प्लेसमेंट, तो पहचानिए ऐसा इसमें कौन नजर आ रहा है आपको, ठीक है, जो क्लास में कम से कम 20 से 30 बार रिएक्शन रिपीट हुआ है, वो कौन सा रिएक्शन है। बोला इसमें कोई किसी को सर ये तो डिकम्पोजिशन है, तो ये तो नहीं होगा। हाँ है ना, बोलिए सर इसमें क्या है सर, बेटा किस कोई मेटल, कोई हाईली रिएक्टिव मेटल जो है ना वो दूसरे को रिप्लेस कर दे, सर कहाँ नजर आ रहा है, सर ये तो एसिड बेस रिएक्शन है, ये भी नहीं होगा। सर ये भी एसिड बेस रिएक्शन है, ये भी नहीं होगा। सर यहाँ पे देखिए कॉपर और आयरन, हाँ है ना, बोला आयरन इस पे रिएक्ट, आयरन इस पे अटैक कर देगा और FeSO4 बनाएगा और Cu निकाल देगा, बोला 3 वाला है। बहुत बढ़िया, ठीक है ना, पहचान पा रहे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पहचान पा रहे तो बहुत बड़ी बात है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, बोला Fe2O3 प्लस 2Al और बन रहा है Al2O3 प्लस 2Fe, दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, ये रिएक्शन किसका एग्जांपल है प्यारे बच्चों, देखिए अभी जो मैंने आपको बताया ऊपर, बोला ये हाईली रिएक्टिव मेटल, हाँ है ना, बोला इस पे अटैक किया, बोला जैसे ही इस पे अटैक किया तो एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन रहने लगा और आयरन अलग हो गया, हाँ है ना, क्या डिस्प्लेसमेंट साउंड कर रहा है, बिल्कुल सही बच्चे, ये कंबशन नहीं है, तो सॉरी कॉम्बिनेशन नहीं है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है, ये डिकम्पोजिशन भी नहीं है, ये क्या है, दिस इज प्योरली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेटा, ठीक है ना, जो कि हम लोग रिएक्शन देख के बता रहे हैं ना कौन सा नहीं है कौन सा है, ठीक है बच्चे। तो ये भी हो गया आपका। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 26, स्टेटमेंट जरा पढ़िएगा बहुत ध्यान से बेटा, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपको परेशान कर सकते हैं, स्टेटमेंट आपको पढ़ना पड़ेगा। व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू एन आयरन फिलिंग, एनसीईआरटी में अगर आपने किताब खोल के देखी है तो साफ साफ आपको पता चलता है कि जब आपसे कहा जाएगा कि HCl में, जब आपसे कहा जाएगा कि HCl में क्या डाला गया, बोला आयरन फिलिंग्स डाली गई, आयरन फिलिंग्स डाली गई, तो क्या हुआ, HCl में आयरन डाला तो क्या हुआ, बोला हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, क्लोरीन गैस, बोला क्लोरीन गैस ये तो है ही नहीं क्योंकि कहीं भी रिएक्शन में Cl नहीं है तो क्लोरीन तो होगा ही नहीं, नो रिएक्शन, बोला एसिड और मेटल का भी रिएक्शन ना करें, बोला ये नहीं हो सकता तो बोला ये भी कट जाएगा। आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस, बोला आयरन सॉल्ट और वाटर बनेगा क्या, बोला सर हमको एक बात बताए कि मेटल जब भी एसिड से रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन गैस देगा, हाँ तो कहां पे यहाँ पे हाइड्रोजन का तस्करा हो रहा है बेटा, ऑप्शन नंबर ए में, तो ना तो ये आंसर होगा, नहीं है नहीं, आंसर होगा आपका फर्स्ट वाला कि हाइड्रोजन गैस बनेगा और आयरन क्लोराइड बन जाएगा। बोलिए बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है बेटा। यहाँ पे आप परेशान हो जाते हैं क्योंकि आयरन सॉल्ट का मतलब भी यहाँ पे क्या है, आयरन क्लोराइड है, लेकिन यहाँ पे वाटर दे दिया, वाटर नहीं हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ठीक है ना, बहुत बढ़िया, अगर आप यहाँ तक कर पा रहे हैं तो एक बड़ी बात है, ठीक है। चलिए अगला स्टेटमेंट क्या है आप लोगों का, when iron nails are added to an aqueous solution of copper sulfate, थोड़ा सा मैं इसको अरेंज कर दूं, हाँ कह रहे हैं कि when iron nail ऐड की गई aqueous solution of copper sulfate में, बोला कॉपर सल्फेट में आपने आयरन की नेल को ऐड कर दिया, बोला क्या बनेगा, बेटा सिंपली देख पाएंगे आप लोग क्या होगा इसमें, सर ये एनसीईआरटी में गिवन रिएक्शन है बेटा, पेज पे फोटो बनाया हुआ है इसका, क्या बोला ब्लू कलर ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन फेड्स, इसका जो कलर है नीला, क्योंकि कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है बेटा ब्लू, क्या ये फेड हो जाएगा, आयरन नेल्स बिकम ब्राउनिश, आयरन नेल जो है वो ब्राउनिश हो जाएगी, इट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आयरन नेल्स डिसॉल्व कंप्लीटली, क्या होगा बोलिए, बोला अगर ऐसा हो जाता है, अगर ऐसा हो जाता है
तो ये इस पे अटैक कर देगा और इस पे अटैक करने का क्या बनाएगा, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। आप देख पाओगे अगर ऐसा हुआ तो क्या आयरन बचा, नहीं बचा सर, हाँ है ना, बोलिए नहीं बचा ना, ठीक है सर, आयरन ने डिसॉल्व कंप्लीटली लग रहा है हमको, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, हाँ है ना, कोई परेशानी, देखो देखो भाई क्या आंसर है इसका, 4 वाला। अब सुनिए ध्यान से बेटा, इसके अंदर आपको लग रहा था कि सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी तो हो रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, लेकिन यहाँ बहुत बड़ी सीखने वाली बात है, ठीक है, ये भी लग रहा है सर, इसमें प्रायोरिटी किसको देंगे, बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या है बेटा, बेस्ट पॉसिबल आंसर इसका सिर्फ और सिर्फ आयरन नील डिसॉल्व कंप्लीटली, सबसे बड़ा इफेक्ट यही होता है इसके अंदर, ठीक है, ये पॉइंट्स क्लास में बताए गए हैं, आपको ध्यान रखनी है बेटा, सारी की सारी बात, आम बच्चा तो गलत कर देगा क्वेश्चन। अगला देखिए, NaCl प्लस AgNO3 AgCl प्लस NaNO3, बोला क्या है ये, देख पा रहे हो आप, बहुत ध्यान से, बोला हमारे पास एक सोडियम है और एक क्या है Ag का मतलब क्या हुआ, सिल्वर, हाँ है ना सर, ये कुछ ऐसा लग रहा है कि सॉल्ट 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 सॉल्ट, तो क्या डिस्प्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेस, हाँ बिल्कुल सही, आप पहुंच गए, ये डबल डिस्प्लेसमेंट जैसा साउंड कर रहा है, ठीक है। अब देखो जरा बेटा, तो यहाँ पे आप देखोगे कि Ag ने इसके ऊपर अटैक कर दिया और यहाँ पे AgCl ने फॉर्मेशन कर लिया अपना, और NaNO3 नैनो3 यहाँ पे आ गया, नैनो3 यहाँ पे आ गया, सर ये तो प्योरली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है सर, ना ये न्यूट्रलाइजेशन है, ना ये रिडॉक्स है, ना ये डिकम्पोजिशन। मेरे प्यारे बच्चों बोलो यार, मजा आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है, अगर आपने थोड़ा भी ध्यान दिया है डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन पे, ठीक है, अभी तो आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार ये, अगर आ गए तो बच्चा घूम जाएगा, ठीक है, देखो ध्यान से बेटा, हाँ कह रहे हैं इन दिस रिएक्शन व्हाइट प्रेसिपिटेट सीन इज ड्यू टू, कह रहे हैं कि व्हाइट प्रेसिपिटेट इसमें किसकी वजह से दिखाई देता है, व्हाइट प्रेसिपिटेशन, इसमें कौन सी चीज है जो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाती है, प्योरली रटने वाला रिएक्शन, जो मैंने आपको बताया था कि आपको क्लास के अंदर जो है बेटा, जो प्रेसिपिटेट्स हैं जैसे लेड आयोडाइड, जो कलर्स हैं उनको आपको याद रखना है, ठीक है, आपको ये याद रखना है बेटा, ठीक है, अरे सॉरी एक सेकेंड, क्या आंसर है इसका बेटा, प्लीज कलर याद कर लीजिए प्रेसिपिटेट का, डायरेक्ट इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे आप, कोई कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, जिंक ऑक्साइड जो है व्हाइट होता है, Ag के साथ अगर कोई है वो भी व्हाइट होगा, BF4 भी व्हाइट होता है, CaCO3 भी व्हाइट होता है, ठीक है, ये सारे के सारे रिएक्शंस आपको याद रखने पड़ेंगे, प्रेसिपिटेट आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, आ जाइए, कह रहे हैं इसमें से कौन सा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कर रहा है, इसमें से कौन सा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कर रहा है भाई साहब, ठीक है, बताइए जरा सर, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर बात करूं तो ना तो यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट हो पाएगा, ये कॉम्बिनेशन है सर, ये भी कॉम्बिनेशन है, आंखों से देख पा रहे हैं, ये भी कॉम्बिनेशन है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट होगा 3, वेरी वेरी इजी, ये तो देखते ही आपने कर दिया, ठीक है सर, कोई मुश्किल वाला क्वेश्चन लेके आइए सर, देखो बेटा मुश्किल वाला क्वेश्चन, अरे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट, इसमें से डबल डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, जरा मैं इसको एरो लगा के कंप्लीट कर दूं, इसमें से डबल डिस्प्लेसमेंट कौन सा है सर, ये वाला है कि कॉम्बिनेशन है, ये भी नहीं है, ये भी कॉम्बिनेशन है, हाँ है ना सर, ये वाला क्या सर, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये भी नहीं है, बोला क्या पूछ रहे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट, बोला ये वाला डबल डिस्प्लेसमेंट, खत्म, ठीक है ना, तो अब आप रिएक्शन को देखते ही पहचान पा रहे हैं, अब आप रिएक्शन को देखते ही पहचान पा रहे हैं, कह रहे हैं इस इक्वेशन के अंदर बताइए, इस इक्वेशन के अंदर बताइए कि कौन सा सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ओए होए होए भाई, भयानक क्वेश्चन आ गया, चलो बच्चों की पेन पॉइंट आ गया बच्चों का, ठीक है बच्चों देखो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, सर ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, बोला ऐसी चीज जिसको ऑक्सीजन मिल रहा हो, ऐसी कोई चीज को ऑक्सीजन, तो अगर मैं देखूंगा कि सर ऑक्सीजन, सर पीबी से लेके चलते हैं ना सर, पीबी को लेके चले आप, आगे चले आगे चले आगे चले, यहाँ पे आगे, यहाँ पे ऑक्सीजन मिला या इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, माइनस हो गया, सर रिमूव हो गया, तो ये तो नहीं हुआ, अगला देखो HCl लेके चले लेके चले लेके चले लेके चले, सर यहाँ पे क्या हो गया, सर यहाँ पे H को ऑक्सीजन मिल गया, तो क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, कौन किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है भैया, कौन अंडर ऑक्सीडेशन है, सर यहाँ है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, वेरी वेरी इजी, ठीक है ना, लेकिन आपका पेन पॉइंट है, क्या करें, है ना बच्चे, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बेटा, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है,
अब सुनिए बहुत ध्यान से, कंसेप्चुअल बातें बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं, समझने वाली बातें। सर ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जो है वो सब्सटेंस को ऐड की जाती है, हाँ। ऑक्सीजन का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस को ऑक्सीजन मिल जाएगी। सर बिल्कुल ठीक बात है। सर हमें क्या पता करना है, जब भी इनकरेक्ट आ जाए या नॉट आ जाए पहले से गोला करके बने, ताकि हमारा जो दिमाग है ना उस पर फोकस रखे कि हाँ हमें ये चीज पढ़नी है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए जरा ध्यान से। इन रिडक्शन हाइड्रोजन इज एडेड टू सब्सटेंस, बिल्कुल सही। रिडक्शन में हाइड्रोजन के सब्सटेंस को ऐड किया जाता है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, पता करना है। इनकरेक्ट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आगे चल के ऑक्सीडाइज हो जाता है, सर ये भी गलत लग रहा है आपको, तो सॉरी ये तो गलत लग रहा है सर, हाँ चलो इस पे डॉट कर दो, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट इज ऑक्सीडाइज, ये भी ठीक लग रहा है सर। जब सारे स्टेटमेंट ठीक लग रहे हैं तो इनकरेक्ट मतलब गलत कौन सा लग रहा है, सर सी वाला गलत लग रहा है। तो ये सबको काट दीजिए भाई साहब, आपका आंसर आपके सामने आ गया, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिडक्शन होता है, रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन होता है, हाँ है ना। ये स्टेटमेंट तो बहुत पुराना है बेटा और बहुत मशहूर स्टेटमेंट है ये। Which of the following is a combustion reaction? कंबस्शन रिएक्शन इसमें से कौन सा है बेटा, बहुत ही ध्यान से। सर कंबस्शन मतलब जलना, जल किस में रहा है, क्या बॉइलिंग ऑफ वाटर में, नहीं। मेल्टिंग ऑफ एग्स, नहीं। बर्निंग ऑफ पेट्रोल, सर ये लग रहा है नन ऑफ दिस। सर ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था भाई साहब, ठीक है। 34 का आंसर भी हो गया। 35 देखो, which of the following is redox reaction? इसमें से रिडॉक्स रिएक्शन कौन सा है, सर क्या पहले वाला रिएक्शन, भैया ये तो हमारा प्यारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सर ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसमें से रिडॉक्स रिएक्शन है कौन सा, अगर आप देख पाओगे तो। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन ना, गड़बड़ हो रही है भैया, गड़बड़ हो रही है, करके देखो जरा ध्यान से। सर मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो आपका एसिड बेस रिएक्शन हो गया, बिल्कुल ठीक बात है। ये भी आपका बेस और ये एसिड वाला रिएक्शन हो गया, बिल्कुल ठीक बात है। ये आपका डिकम्पोजिशन हो गया। सर जरा इसको बाहर निकालिए, H2Cl2 gives 2HCl, बहुत ही ध्यान से। अब सुनना बेटा, सर अगर मैं कहूं कि कहीं से हाइड्रोजन निकल रहा है, इसका मतलब रिडक्शन हो गया, सॉरी इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। ये है ऑक्सीडेशन, क्या कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ये तो हो गया ऑक्सीडेशन, ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। सर यहां पे क्या होगा, यहां क्या हो रहा है, मेरे प्यारे खास बच्चे समझ सकते हैं यार। देखिए मैं सब लोगों से माफी चाहता हूं जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं, बट जो क्लास जिसने क्लास अटेंड की है, सर यहाँ पे हाइड्रोजन को क्या मिल रहा है, सर यहाँ पे हाइड्रोजन को मिल रहा है नॉन मेटल, नॉन मेटल, एडिशन ऑफ नॉन मेटल इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है ना। तो इसका मतलब इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोला कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन है, बोला बी वाला है, ठीक है बच्चों। बात समझ में आ रही है आपकी, कोई परेशानी, चलो साहब ये हो गया। अब देखो जरा ध्यान से, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द फॉलोइंग रिएक्शन, इस फॉलोइंग रिएक्शन में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, जरा देखना। सर यहाँ पे हम लेके चले ZnO और यहाँ पे सर यहाँ पे -O हो गया, मतलब रिडक्शन हो गया, हाँ या ना। सर यहाँ पे लेके चलिए आप, क्या यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीजन मिल रहा है, ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, हाँ है ना। अब सुनिए ध्यान से, ZnO is being oxidized, no. CO2 is being reduced, no. CO2 is being oxidized, no. ZnO is being reduced, ZnO is being reduced, yes sir, very easy। अगर आपने वो ट्रिक जानते हैं आप जो मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। कोई इसके अंदर कोई खतरनाक बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है बेटा, करना है आपको ये। बेटा ये जो रिएक्शन है आपका CO2 gives CO2, ये रिएक्शन क्या है, क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, यस सर। क्या ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, सी को ऑक्सीजन मिल रहा है, यस सर। क्या ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हाँ सर। ये भी बात ही, देखिए अगर ये नहीं पता आपको कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो देखो
कि हमारे ऑप्शन में से क्या दो बिल्कुल ठीक आंसर है? हाँ सर, दो बिल्कुल ठीक है, दो बिल्कुल ठीक है, तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज ही होगा। ठीक है, ऑल दो दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन आल्सो, है ना बेटा? बात समझ में आ रही है? तो ये आपको समझने वाली और सीखने वाली बात है। 38th क्वेश्चन देखिए, इन दिस रिएक्शन, जो हमारे पास रिएक्शन है सल्फर डाइऑक्साइड और 2H2S, रिड्यूसिंग एजेंट, इसमें से रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? इसमें से रिड्यूसिंग एजेंट कौन है बेटा? ठीक है, अब सुनो ध्यान से बेटा, यहां पे क्या हो रहा है सर, यहां पे अगर आप देख पाओगे, यहां पे अगर आप देख पाएंगे सर, तो ऑक्सीजन निकल रहा है, ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? बोला रिडक्शन, रिडक्शन। यहां पे क्या हो रहा है सर, यहां पे हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब सुनिए, इसमें से रिड्यूसिंग एजेंट कौन है सर? जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो कौन होगा भैया? H2S, H2S, हाँ है ना? वेरी वेरी इजी भाई, कर लिया आप लोगों ने। अगला कह रहे द फॉर्मूला ऑफ रस्ट, फॉर्मूला ऑफ रस्ट क्या है भैया? आयरन ऑक्साइड, है ना? तो क्या इसमें आपको आयरन ऑक्साइड लगना चाहिए? तो कॉपर ऑक्साइड है, ये नहीं होगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड नहीं होगा, सिल्वर सल्फाइड नहीं होगा सर, यही तो है आयरन ऑक्साइड, Fe2O3.XH2O। ये तो अगर मैं ना भी करूं तब भी आपको पता है आयरन ऑक्साइड ही होता है बेटा रस्ट का फॉर्मूला, है ना? तो ये भी हो गया आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, द मेन कॉज ऑफ रेंसिडिटी इन फूड। रेंसिडिटी की कॉज क्या होती है सर? रेंसिडिटी होती क्या है? बोला ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। देखो जरा ध्यान से, बैक्टीरिया की वजह से होता है? बोला नहीं, केमिस्ट्री है, बायो नहीं। बोला प्रोटीन, बोला केमिस्ट्री है, बायो नहीं। एंटीऑक्सीडेंट्स, बोला हाँ थोड़ा थोड़ा है बट नहीं जाएंगे उधर, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स ऑक्सीजन को बाहर निकाल के रखते, अंदर नहीं आने देते, तो ये भी नहीं होगा। बोला ऑक्सीडेशन ऑफ द फैटी एसिड मॉलिक्यूल, हाँ है ना, कॉल्ड रेंसिडिटी। ठीक है, इसी के साथ टॉप 40 क्वेश्चंस बेटा आप लोगों ने कर लिए हैं। ठीक है, और मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए बेटा, तो आप लोग कांटेक्ट करिए जेड एकेडमी। जेड एकेडमी का एक गिवन नंबर है, ठीक है ना? जेड एकेडमी का गिवन नंबर है, आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, यूट्यूब पे नंबर मिल जाएगा, ठीक है, इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे जेड एकेडमी आपको सिर्फ डालना है, ऊपर ही आपको मिल जाएगा दोनों के दोनों, और वहां पे आप कॉल करिए और अपना पीडीएफ मंगा लीजिए मैम से। जो भी आप वहां पे कॉल करेंगे, मैम उठाएंगी कॉल, ठीक है, आप बता दीजिएगा कि मैंने जो है वो वीडियो देखा था, उसको उसका पीडीएफ दे दीजिए, आप बता दीजिए क्या इक्वेशन का 11th क्लास वाला एंट्रेंस के लिए जो है, और ये सारा का सारा पीडीएफ वो आपको फौरन व्हाट्सएप कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग ये पीडीएफ हासिल कर सकते हैं बेटा, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, जो बच्चे रेगुलर के लिए पढ़ना चाहते हैं बेटा, 9th रेगुलर 10th रेगुलर, तो उनके बैचेस कल से शुरू हो रहे हैं, आप लोग आ सकते हैं हमारे ऑफलाइन सेंटर पे, या फिर आप लोग घर बैठ के कॉल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी आपको क्वेरी है, कोई भी आपको पूछना है, ठीक है, फीस के रिगार्डिंग पूछना है, क्लास कैसे होंगी, क्या क्लास में सर एक्सपेरिमेंट कराएंगे नहीं कराएंगे, सर केमिस्ट्री वाले एक्सपेरिमेंट कराते हैं क्लास में, ठीक है, मैं आपको पहले से बता दूं, तो वो सारी की सारी जानकारी आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच बेटा, हम लोग कल मिलेंगे किसी नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।